ओके स्टॉप में क्यों ना देखना है क्या आज ना यार एक मेरे इसमें पहले थोड़ा सा पीछे का मुझे बताना तुम्हें कुछ याद है क्या? कुछ नहीं है नहीं जो बताया था ना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछ रही मैं देखो ये सब बताया था एटॉमिक नंबर मास नंबर ये तो बिल्कुल इजी से टर्म्स है 9th से पढ़ते हैं हम लोग इसमें अगर हमें मास नंबर दिया हो और एटॉमिक नंबर दिया हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो कैसे निकालते हैं क्योंकि जो आज के टॉपिक में यूज होगा वो मैं आपसे पूछती हूँ हम कैसे लिखते हैं ए एक्स जेड है ना ए में क्या पता चलता है हमें क्या बोलते हैं को एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में ही हमें बताता है और जेड को क्या बोलते थे मास नंबर है ना और इससे हमें किसका पता चलता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स की संख्या का अगर हमें खाली n निकालना हो तो फिर हम a माइनस जेड करते हैं ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए और एक और बात बताई थी एक AMU कितने किलोग्राम के इक्वल होता है एटॉमिक मास यूनिट देखो लिखा होगा कहीं तुमने देख के बताओ 1 पॉइंट देखो कहीं लिखा है दूसरा आया आज में नहीं कुछ वाला वाला आज लोग देख दिया 1.660539 ऐसे कुछ लिखवाया था मैंने फिर कहा था 1.66 आप याद कर लें 1.66 into 10 to the power minus 27 kg के इक्वल होता है अच्छा आज एक छोटी सी जानकारी मैं आपको जरूर शेयर करूंगी क्योंकि वैसे तो बहुत बेसिक है हो सकता हो पता है तो सीख लो जब भी हम किसी का भी यूनिट लिखते हैं क्वेश्चन मैंने देखा कि उसमें क्या दिया हुआ मास दिया हुआ है एक उसका मास दो ऐसे लिखा किलोग्राम ऐसे लिखा उसने ठीक है अब उन्होंने उसके ऑप्शन दिए उसको हम कैसे लिखेंगे टू कैपिटल के स्मॉल जी है ना और टू कैपिटल के कैपिटल जी टू स्मॉल के कैपिटल जी और फोर्थ पे ऑप्शन दिया स्मॉल के स्मॉल जी सही लिखने का तरीका क्या है हाँ ये पता था मुझे तुम यही बताओगे लेकिन ये गलत है लिखते कैसे हैं किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट को जब हम लिखते हैं ना हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं कभी भी कैपिटल लेटर हम तब यूज करेंगे उस यूनिट के लिए यदि वो किसी के नाम से होगा और नाम वाली यूनिट को भी अगर हमें पूरा लिखना है तो स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे समझ में आ रही है बात ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी बात है और ये हमें पता होनी चाहिए जैसे मान लीजिए आपको स्पीड दिखानी है स्पीड आपने लिखा 2 किलोमीटर पर सेकंड कैसे लिखेंगे स्पीड दिखानी है मीटर में दिखा दो मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में लिखो किलोमीटर पर आवर में लिखो छोटा किलोमीटर छोटा आवर लिख के दिखा ऐसे नहीं दिखने का ना ऐसा समझ नहीं आ रहा मुझे मैं पेन निकाल रही थी एक्चुअली एक ही थोड़ा लिखो बेटा किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखेंगे 2
किलोमीटर पर मैम क्यों छोटा क्यों नहीं आता? हाँ छोटा ही तो है कि अगर हम केक को ऐसे बनाते हैं ना बीच से, ये बड़ा माना जाएगा, ये छोटा ही माना जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें कहीं पे लिखना है 2 न्यूटन, 2 न्यूटन हमें लिखना है, ऐसे हिंदी में अगर हम किसी का नाम देंगे तो हम उसके नाम का पहला लेटर बड़ा बनाएंगे, NEWTON ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर हमें इसको एज ए यूनिट लिखना है ना और न्यूटन पूरा लिखना है तो एन लिखेंगे। आगे समझ में बात, 2 न्यूटन ऐसे लिखेंगे। और अगर आपको इसको एक सिंगल वर्ड से दिखाना है, सिंगल लेटर से दिखाना है तो फिर 2N लिखेंगे। ये बात जरूर याद रखना। ऐसे हर्ट्स लिखते हैं, जब हम हर्ट्स भी साइंटिस्ट के नाम से है तो कैपिटल H स्मॉल Z लिखते हैं, लेकिन अगर हम हर्ट्स लिखें HERTZ तो हम H भी स्मॉल लिखेंगे। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैंने अभी पीछे तुम लोगों को पढ़ा रही तो देखा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो बिल्कुल बेसिक है। और ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है 11th के एनसीईआरटी में, अगर आप पढ़ना चाहें तो। मैंने बच्चों को बताए थे, 11th वालों को जो पढ़ाया था उसमें पूरा है। ऐसे ऐसे इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाते, सेंटीमीटर्स नहीं लिखते, एस नहीं लगाते उसमें, तो बहुत सारी चीजें हैं वो। मेरा आपको सजेशन है उसे एक बार रिवाइज कर लेना, है ना। 11th एनसीईआरटी पीछे जो उसका परिशिष्ट वाला भाग होता है उसमें है दिया हुआ सब कुछ। चलो, इसमें आज वाले टॉपिक में हमारा यही काम आएगा। ये तो खैर बेसिक हो गया, ये 2 चीजें। आज अब मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आपने पहले पढ़ा आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन, अगर मैं पूछूं तो शायद सबको ही पता होगा, पता है ना। लेकिन आज हम उसे थोड़ा सा नए तरीके से सीखेंगे। मास एनर्जी इक्विवेलेंस में क्या पढ़ेंगे हम, बताओ। मास और एनर्जी, तुमने कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा जो एम में और ई में हमें रिलेशन बताता है, पढ़ा था। आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन तो सबने पढ़ी, क्या थी। हाँ, E इज इक्वल टू mc²। ये ज्यादातर हम इसे इसी रूप में पढ़ते हैं और क्या बोलते हैं, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इसमें क्या है कि जो हमारा मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास भी क्या है, एनर्जी ही है। मास और कुछ नहीं है, एनर्जी का ही एक रूप है जो हमें लगता है कि ये सारे जो ये सब रखे, हम क्या मानते हैं कि इसमें अमाउंट ऑफ मैटर जितना होगा उसको हम मास बोलेंगे। तो यहाँ हमें लिखना है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी कि मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। If energy of a body is increased by an amount E, then its mass M is increased by E upon c²। ये है इसकी, जो इससे इसका जो मीनिंग सही निकल के आता है वो इस इक्वेशन से निकल के आता है। ये यही इक्वेशन है, लेकिन ये बताई ये वाली गई थी हमें कि मास जो हमारा होगा वो एनर्जी, तो एनर्जी किसके इक्विवेलेंट रहेगी, मास के। अगर किसी में ई एनर्जी से हम उसकी एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका मास कितना इंक्रीज हो जाएगा, E/c² के बराबर। और इसका क्या यूनिट रहेगा, ये क्या है हमारा, अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लें और इसको किस में लें, इसको c², इसको लिखते भी ऐसे ही है, मिलियन इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c², इसकी यूनिट हम शो करते हैं। अब अगर मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है ना, एक बॉल मूव कर रही है और एक बॉल रुकी हुई है, सेम है दोनों बॉल्स, तो किसका मास ज्यादा होगा,
हाँ, जो मूव कर रही है, क्योंकि उसमें एनर्जी आ जाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी तो होएगी मूवमेंट में। ये हमें इसलिए फील नहीं होता क्योंकि ये वाली टर्म देखो, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और जब हम इसको किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर जाके -8। तो बहुत कम मात्रा में उसके, ये मान लीजिए, लेकिन जीरो नहीं है, होता जरूर है, मतलब इंक्रीज उसका मास होता है। इसलिए उसको ये मान के चलते हैं कि हमारी जो मूव कर रही है बॉल, उसका मास ज्यादा होगा जो स्टैटिक है उससे। क्यों होगा? क्योंकि उसमें क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन निकाल के दिखाएंगे। फाइंड द इंक्रीज इन मास ऑफ 1 किलोग्राम वाटर when it absorbs 4 × 10⁹ joule of energy। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द increase in mass of 1 kilogram of water which when it absorbs when it absorbs 4.2 10⁹ हमने क्या किया, 1 किलोग्राम पानी को मतलब हीट कर दिया, उसे एनर्जी दे दी एक तरीके से, कितनी, इतने जूल। तो पूछा क्या है, उसका मास कितना बढ़ जाएगा। अभी वही मास एनर्जी रिलेशन लगाएंगे, M = E/c है ना। तो E 4.2 10⁻³ /c², 3 × 10⁸ और उसका भी स्क्वायर। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 4.2/9 × 10⁻³ × 10⁻⁻16। नो, एक तरीके से 5 अगर हम करें, लगभग 0.5 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा ये, 13। कितना आया ये, इतने जूल पर इसको C² लीजिए, इसको, इसका पूरा मात्रक लिखने की जरूरत। तो ये देखो कितनी कम वैल्यू, 10⁻⁻30। तो मास में इंक्रीज तो हुआ लेकिन बहुत कम, पर जीरो नहीं है। हाँ। तो एनर्जी को बढ़ा करके हम क्या कर रहे हैं, मास को बढ़ा रहे हैं। अब हम एक एक कुछ दे के उसी चीज को तो बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब मास भी एनर्जी से डिफर नहीं है। इसीलिए हमने कहा है कि मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही हमें आइंस्टीन ने बताया था। अब कुछ दिनों में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी
कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा एक जगह से और दूसरी जगह फिर उस एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी इमेजिनेशन हम कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम चली जाती है ना एक जगह से दूसरी जगह, आवाज फोन से जाती है, ऐसे ही सामान भी एनर्जी के रूप में चेंज होके जाया करेंगे भविष्य में। तुम लोग भी ऐसा कुछ कर सको तो फिर तो सारा सिस्टम हो जाएगा। अब हम मास पे आ जाएंगे। व्हाट इज मास? ये सारा निकलवाने का तरीका बस समझाने से मतलब है कि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि मास एनर्जी से अलग नहीं है। अब तक हम मास को क्या बोलते हैं? मास मास की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। यही तो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ा अब तक? ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किससे मिलके बना होगा? कोई भी मैटर किससे मिलके बना होता है? एटम से, है ना? इतने ऐसे एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा इसका, इस टाइप से करके। अगर हम इसको ऐसे ऐसे देख लें, ये सारे हमने क्या बना दिए? इसके एटम्स बना दिए। एटम्स सारों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना? इसको लिख सकते हैं मेड अप ऑफ। ऑब्जेक्ट किससे मिलके बना? एटम्स। अब एटम्स में जो हमारा ये सॉलिड है, इसके अंदर एटम एक तो वाइब्रेट कर सकते हैं और एक उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उनमें पोटेंशियल एनर्जी होगी और वाइब्रेशन के कारण वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे इसमें दो एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब एटम को और तोड़ दो। एटम के अंदर क्या होगा? एक तो होगा हमारा न्यूक्लियस और एक इसके बाहर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, है ना? तो इसमें भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगी और इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इसमें कौन कौन होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे, इनमें भी दो तरह की एनर्जी होगी। एक हमारी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना? न्यूक्लियस फोर इनके अंदर लग रहा होगा और एक ये वाइब्रेट भी कर रहे होंगे। तो इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसको फर्दर भी तोड़े, प्रोटॉन भी हमारा टूट जाएगा, क्वार्क और एंटी क्वार्क्स में उनमें भी यही स्थिति रहेगी। तो कहीं तक भी हम चले जाए, हम मैटर से चले थे, मैटर को हमने देखा एनर्जी के रूप में। सारी की सारी अगर हम इन सारी एनर्जी को लेके जाए तो मास भी क्या है? एनर्जी है। तो मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ से हमें निकल के आया मास इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो इसके नीचे, मास इज अ प्रॉपर्टी that all energy exhibits that all energy exhibits
यदि हम कहीं से m मास को गायब कर दें तो वहां पे उसी जितना मास गायब हुआ उसी के इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि लेस इन अमाउंट ऑफ मास इंक्रीज द मास सेम इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी। If m mass disappear, it means energy E is released. मास, यहीं से हमारा अगला कॉन्सेप्ट आएगा मास डिफेक्ट का। आज हमें यही सब पढ़ना है, ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस से सारे निकल के आएंगे। अभी अभी वहां पे हमारा एटम के अंदर न्यूक्लियस बनेगा न्यूक्लियॉन से, और उसकी एनर्जी हमें कम मिलेगी, उसका मास हमें कम मिलेगा। इसका जो मेन इसकी जो थीम है वो क्या है, इफ एम मास disappear, it means E energy is released। अगर हम एम मास, यही तो आया ना हमारा m इज इक्वल टू E अपॉन C से। अब हमारे ये इक्वेशन को हम E इज इक्वल टू m अपॉन C स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ऐसे, है ना, लेकिन हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे इसको शुरू से। मेन इक्वेशन हमारी ये है, ये हमारी क्या बता रही है कि मास को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में, और ये हमारी क्या बता रही है कि मास क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब हमें यहाँ के भाई न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं? हाँ, ये हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये अलग अलग है हमारे पास। कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन और 1 2 3 4 4 न्यूट्रॉन। ये सारे एक दूसरे के पास आए और इनको हमने एक तरीके से बॉन्डेड कर दिया, और किसके अंदर क्या बना दिया, इससे हमने न्यूक्लियस बना दिया। न्यूक्लियस के अंदर हमें 6 प्रोटॉन मिले और 4 न्यूट्रॉन मिले। अब ये देखिए, यहाँ से हमने इन सब का मास देखा, इनका जो मास था यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और यहाँ पे क्या आया, मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस से ज्यादा था, यानी कि जब ये सारे एक दूसरे के पास आए होंगे तो क्या हुआ होगा, इनकी एनर्जी कम हुई होगी, है ना, क्योंकि इनका मास कहाँ से कम हो गया, मास को थोड़ा ना हम घटा सकते हैं, मास का इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी कम हुई तभी हमारा मास भी कम हुआ, तो इसीलिए यहाँ से कंसेप्ट आया हमारा मास डिफेक्ट का। तो मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करेंगे या लिखेंगे, और ये क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस जेड इंटू एम एम माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये है इसका मास डिफेक्ट का हमारा फॉर्मूला।
अब यहाँ से हमारी आएगी बाइंडिंग एनर्जी। अभी हमने यहाँ पढ़ा ना कि मास कम हुआ, तो जितना मास कम हुआ उसके इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी, वो हमारी होगी बाइंडिंग एनर्जी। डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस बन गया, अगर हम इसको जो ये एनर्जी रिलीज हुई उतनी एनर्जी हम इसे दे दें, हम इसको कितनी एनर्जी दे दें, डेल्टा ई एनर्जी दे दें, तो ये अपने न्यूक्लियस में फिर से टूट जाएगा। इनकी बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी न्यूक्लियस को मिलने से क्या होती है, वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में फिर से टूट जाएगा, और इनको बनाए तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज होगी। आ रही है समझ में बात? अब ये वाली जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू निकल के आती है, ये बहुत ज्यादा होती है। 1 AMU मास यदि एनर्जी में कन्वर्ट हो, अगर डेल्टा एम कितना हो 1 AMU, तो कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, बताओ जी। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU कितनी होगी? पहले AMU को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में, है ना, और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारा रिलेशन निकल के आएगा जूल में निकल के आएगा, फिर हम उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हमारी कितनी निकल के आती है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, एक बार कैलकुलेशन करके देखो। ये क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में कि 1 AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी या कितनी एनर्जी रिलीज होगी यदि मास डिफेक्ट कितना है हमारा, 1 AMU है। ये किसके इक्वल है, पहले यहाँ लिख लेते हैं। 1 AMU भी मैंने लिखवाया था फिर बच्चों को, 1.66 इंटू 10⁻27, तो ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, 1.66 इंटू 9 इंटू 10⁻27 इंटू 10⁻16। इन सारों को कैलकुलेशन करेंगे जब हम, हमारा निकल के आएगा ये फाइनल 931.5 मिलियन मेगा इलेक्ट्रॉन। बस ये सीधा रिलेशन तुम्हें याद रखना है, क्योंकि जो ये तुम्हारा आएगा ये जूल में आएगा, फिर तुम इसको डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पता होगा ये तो, नहीं पता? पता है ना? हाँ, कैसे आता है बताओ, चलो पता है तो। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट वोल्टेज डिफरेंस से क्या करें, एक्सीलरेट करें, तो वो जितनी एनर्जी गेन करेगा उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट तो हमारे पास 1 वोल्ट दे दिया, ई की वैल्यू हमारे पास होती है कितनी, होती है की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम।
तो ई और बी की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास कितनी आती है एनर्जी, इतनी जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, इसलिए जब हम इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। एक जूल बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना है सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक AMU आप इसको सीधा लिख ले और इसको अब हम डायरेक्ट ही यूज करेंगे। मास डिटेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। नाइट्रोजन का न्यूक्लियस दिया हमें 7n14, ठीक है, और इसकी हमें इसके न्यूक्लियस का मास भी दे दिया। मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14.00307 U। ये और इसने कहा फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बस हमें यही दे रखा और क्या कहा, बाइंडिंग एनर्जी हमें बतानी है या डेल्टा ई की वैल्यू हमें बतानी है। कैसे करेंगे, क्या क्या चाहिए आपको ये बताओ पहले मुझे, क्या क्या चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से न्यूक्लियस बनाना सबसे पहले, है ना। तो ये देखेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, बताएं। बिल्कुल आसान से है, नाइट्रोजन हाँ 7, दोनों 7 तो हमारे पास जेड कितना दे दिया 7 और A माइनस जेड कितना दे दिया 7। अब हमें क्या निकालना, जब हम मास डिफेक्ट निकाल देंगे डेल्टा M। अब हमें क्या चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन चाहिए और मास ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। वो इसने हमें दे रखा, ये पहले से दे के रखेगा। मास ऑफ प्रोटॉन 1.0078255 1.0078255 इसको MH भी करके दे देता है ये। और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00865 1.00865 ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। बस आप मुझे ये इक्वेशन बना के दिखाओ, इसकी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी। इसको जितना छोटे लेवल पे ला सकते हो वहां तक आ जाओ। तुम नहीं कर रहे बेटा, करो। अच्छा डेल्टा M का क्या इक्वेशन बनेगी, चलो मेरे साथ साथ बनो। खुद तो तुम्हें करना 7 प्लस 7 माइनस MH, ये बनी ना। अब इसमें वैल्यू रख दो। एक और चीज कर सकते हैं, 7 को बाहर ले लो, MP प्लस MN लिख दो यहाँ पे, माइनस MN, ये दोनों ही रहेंगे 1.0078255 प्लस 1.00865 माइनस इसका कितना दिया हमें 14 पॉइंट, ये रहा 14.00307 ये दे दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास
डेल्टा एम की वैल्यू आएगी और फिर उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ये आएगा 0.11236 जूल में आएगी। अब देखो इसके बाद इसको डायरेक्ट किससे गुना करना, 931.5 से, तो ये हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। डेल्टा मुझे बताइए चलिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, 3 ग्राम कॉपर दे रखा, 3 ग्राम कॉपर। इसमें पूछा एक जो हमारा कॉइन है उसका मास दिया 3 ग्राम, उसकी ऊर्जा बताइए। उसकी ऊर्जा इस सिक्के के सारे न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स है वो एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी हमें। तो बात वही है, अलग करने के लिए भी उतनी एनर्जी चाहिए जितनी जोड़ने के लिए चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी, है ना। तो उल्टा सवाल दिया और सबसे बड़ी बात दिया 3 ग्राम कॉपर, कुछ नहीं दिया और हमें, और कॉपर का साइन जो होता है Cu, उसमें 2963, ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। अब सबसे पहले तो हमें यही बताना पड़ेगा कि 3 ग्राम में कॉपर के कितने एटम्स आएंगे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब ये सारी बातें बाद में काम आएंगी, पहले एक नई बात सीखते हैं। मोल पता है सबको, केमिस्ट्री आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। अब मोल बताओ क्या होता है। एक मोल, मैंने कहा मुझे 1 मोल पानी पीना है, बेटा तुम जाओ और मेरे लिए 1 मोल पानी लेके आओ। हाँ, तो कितना पानी लेके आओगे तुम? 6.022 इंटू 10⁻23। ज्यादातर बच्चे यही आंसर देते हैं, लेकिन ये तो एवोगाड्रो नंबर है, ये नंबर ऑफ एटम्स है। किसी भी कोई भी हमारा एलिमेंट ले लें उसके 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, ये मैं एवोगाड्रो ने बताया था। तो मैंने ये नहीं पूछा, मैंने कहा मुझे 1 मोल पानी पीना है, मुझे प्यास लग रही और 1 मोल पानी से मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो तुम मुझे कितना पानी ला के दोगे, तुम एटम्स थोड़ी ना गिनोगे। है इतनी हिम्मत के एटम्स गिन लो, निकाल दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, हमको देख लो, कोई भी नहीं देख सकता हमारे में से। तो क्या क्या होता है 1 मोल? वो छोटा सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल 9th क्लास का। हमने फिजिक्स जो हमारी वो थी ना फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी सबने, एक लास्ट नई 7th नंबर की फंडामेंटल क्वांटिटी यूज होती है जिसको क्या बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा। हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और उसका जो फिर हमने यूनिट उसकी नई सीखी उस टाइम पे, मोल सीखी, मोल सीखी ना। उसके बाद हमने मोल को बहुत डिटेल में पढ़ा, बहुत अभी भी तुम बहुत सारे क्वेश्चंस करते होंगे मोल के, लेकिन वो मोल क्या है वही नहीं पता आज तक हमें। बताओ, मोल की डेफिनेशन पता है? चलो कोई बात नहीं, अभी हम सीख रहे हैं तो हम सीख लेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन, या हमारा जो मैंने अभी कहा ना मुझे 1 मोल पानी पीना है ना। आप जल का अणु बाहर निकालने, एटॉमिक वेट निकालने, कितना आएगा? 18 आ जाएगा इसमें। तो किसी किसी का भी जो हमारा
एटॉमिक वेट होता है ना, उसी को अगर हम ग्राम में तोल लें, वही 1 मोल होता है। तो अगर मुझे तुम 18 ग्राम पानी लाके दोगे, तो वो 1 मोल पानी होगा। एटॉमिक जो हमारा है, 74 ग्राम में वाटर नहीं तोलना है ना, उसको हम तोल नहीं सकते। तोल भी तो सकते हैं भाई। तुम एक कटोरी लो, पहले तो उस कटोरी का वेट लो, फिर उसके अंदर क्या करो, हम किलो में भी तेल को ला सकते हैं और लीटर में भी ला सकते हैं। इसका मतलब तुम्हारा, हम 1 लीटर में एक भी भर सकते हैं, हम लीटर में सॉलिड को भी नाप सकते हैं। एक बोतल में तुम भर लो आयरन फिलिंग्स, तो वो 1 लीटर आयरन फिलिंग्स जो होगी, उनका वेट बहुत ज्यादा होगा। तो हम उसको तोल सकते हैं कटोरी में रख के। नमक बताओ चलो, सोडियम। अगर कोई कहे कि 1 मोल नमक ला के दो, खा तो नहीं सकते हम, खैर 1 मोल नमक बहुत ज्यादा नमक नमक हो जाएगा मुंह में। तो 1 मोल नमक में कितना होगा, कितना नमक दोगे? सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 23 होता है, हाँ 23। तो 23 ग्राम, जब तुम 23 ग्राम नमक तोलोगे, तो वो 1 मोल नमक होगा। तो मैं तुम्हें किस लिए बता रही थी ये बात, क्योंकि हमारे इसमें आया 3 ग्राम कॉपर। 3 ग्राम कॉपर में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? सबसे मेन क्वेश्चन यही है इसमें। इसका जवाब, हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम इन 3 ग्राम कॉपर। और कॉपर का ये हमने दे रखा 29 60। अब अगर मैं कहूँ 63 ग्राम, है ना, 63 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर। समझ रहे हो मेरी बात? अब बता दो चलो, 3 ग्राम में कितने होंगे? मेरा ये क्वेश्चन है, बताओ। और मैंने सब कुछ तुम्हें बता भी दिया, और अभी फिर भी बता दिया, लेकिन तुम अपनी बातों में इतने उलझे रहते हो कि तुम्हें अभी मास्टर क्या पढ़ा रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। वैसे बता दो, पूरी कैलकुलेशन मत करो, कैसे करोगे ये बता दो, कैसे निकाल लोगे 1 ग्राम का? हाँ कैसे, क्या लिखेंगे सबसे पहले? एटॉमिक वेट पे तो तुम्हें ज्ञान नहीं है। देखो भाई, 63 ग्राम ऑफ कॉपर कंटेन्स 1 पॉइंट, क्या बताया था फिर तुमने? 6.23 इंटू 10 टू द पावर 23, ये है।
एक में कितना आ जाएगा, इतने अपॉन 63 और 3 में कितना, ऐसे निकलेगा। तो अभी हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ गए। अब इसमें एक एटम में कितना मास डिफेक्ट है वो निकाल लेंगे, फिर 3 ग्राम में उसको जो भी हमारा आंसर आएगा, एनर्जी जो फॉर्म में निकल के आएगी 1 MU के इक्विवेलेंट, उसको हम इस वाले मास से गुणा कर देंगे, एटम्स की संख्या ये, तो इतनी ज्यादा निकल के आएगी 3 ग्राम कॉपर से। अब आगे चलते हैं, ये भी हम सारी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब हम फिर से अपनी बाइंडिंग एनर्जी के कंसेप्ट पे आते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, हमारा न्यूक्लियस हो गया, कितने प्रोटॉन, 1 2 3 प्रोटॉन और 1 2 3 4 5, ये बन गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस को अगर हम इसके कंपोनेंट्स में तोड़ना चाहते हैं तो हमें इसकी बाइंडिंग एनर्जी के इक्विवेलेंट इसे बाइंडिंग एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, तो ये टूट गया। अब जितना ज्यादा न्यूक्लियस को बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत होगी तोड़ने के लिए, इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है ना, यानी कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम वो कम स्टेबल, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि हमें उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। यहाँ से हमें ये कंसेप्ट समझ में आता है कि मोर इज द बाइंडिंग एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। यहाँ से ये कंसेप्ट हमें समझ में आया। अब आगे चलेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान देंगे मेरी बात पे। 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम 238 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe 492। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यूरेनियम सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइंडिंग ये हमारा जो आयरन है वो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। हेलो, मैं 3 बजे आई थी। हाँ ले लो, आप क्या भी नहीं तो किसे देंगे जाके। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो हम देखेंगे जो आयरन होता है ना वो मोस्ट स्टेबल है हमारा, यूरेनियम 238 तो सबसे कम, ये तो रेडियो एक्टिव हो जाता है, और हाइड्रोजन भी नहीं है ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूटन।
तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियस स्टेबिलिटी। इसका बाइंडिंग एनर्जी और इसका इक्विवेलेंट एक वक्र है हमारे पास। वो बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे हम मास नंबर और एक तरफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। ये मेरे साथ साथ बना लो। ये हमारी इधर बाइंडिंग एनर्जी है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 3 4 5 6 7 8 तक बनाएंगे। 8.8 मैक्सिमम होती है और वो आयरन की है। तो यहाँ से 8.8 के लगभग एक निशान लगा लेंगे हम। एक 7.6 7 करने में फाइव। यहाँ पे आएगा यूरेनियम ये आयरन का होगा। ये यहाँ पे मास यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये कार्बन ये ऑक्सीजन ये ऐसे ऐसे आते रहेंगे हमारे। तो ये जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का एक कर्व बना, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे स्टेबिलिटी का। इस कर्व को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक वो भाग
जो हमारे 50 से नीचे वाले हैं मास नंबर, एक वो जो 50 से 80 के बीच में है, और एक वो जो 80 से अबव है। और इसी से हमें पता चलेगा स्टेबिलिटी, यानी कि ये वाले स्टेबल होने के लिए बीच वाले में जाना चाहते हैं, ये वाले भी स्टेबल होने के लिए इस वाले एरिया में आना चाहते हैं। ये दोनों ही स्थितियां अनस्टेबल है। समझ में आया? तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट, ये वाला आपको कहीं पे भी बना हुआ दिख जाएगा, एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, ये बना हुआ है, इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मेन आपको इसको समझने से है, मेन मेन पॉइंट जो इसमें दिखाने थे वो मैंने दिखा दिए। सबसे पहले हम 50 to 80, ये सबसे ज्यादा स्टेबल पार्ट है हमारे, इतने यानी कि 50 एटॉमिक नंबर से 80 एटॉमिक नंबर तक जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल पाए जाते हैं, और उनमें भी मैक्सिमम स्टेबल कौन है? आयरन। और इनकी जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कितने के लगभग रहती है? 8 के इक्विवेलेंट रहती है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो यहाँ आएगा बाइंडिंग एनर्जी per nucleon in this range of mass number approximately equal to 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, और आयरन value 8.8 hence iron is the most stable atom. और यहाँ पे हम एटम की बात नहीं करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यूक्लियस। hence iron nucleus is most stable nucleus. यानी कि इस रेंज वाले हमारे स्टेबल न्यूक्लियस है ना? अब इससे आगे और इससे पहले, अब हम इससे आगे वाले की स्थिति देखेंगे। आफ्टर A is greater than 80, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहाँ से देखो, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे चल रहा था ना ये वाला पार्ट, की हमने इसका ले रखा है यहाँ से थोड़ा सा मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा था, ये वाला क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारी डिक्रीज हो जाएगी, इसके बाद डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी क्या? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ए के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस होगी तो ये इसका न्यूक्लियस कैसे हो जाएंगे? अनस्टेबल। जैसे हमारा यूरेनियम 238 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती
और ये हमारे कैसे होते हैं, हैवी न्यूक्लियाई होते हैं। उसके बाद हमारी रेंज आई छोटी वाली, 20 से छोटी यानी 50 से छोटी, ये सारी इसमें ही आ जाएंगी। इस वाली रेंज के भी अनस्टेबल है, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को कितना वैल्यू दी गई, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस वाली रेंज में। इसको आप समझ लेना, यहाँ से 50 से ये 1.1, ये कितनी 8.5, ये कितनी 7.7, ये रेंज मानी गई। ठीक है ना, ये भी अनस्टेबल और ये भी अनस्टेबल, बीच वाले स्टेबल। तो यहाँ से हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाला कर्व है वो हमें बताता है स्टेबिलिटी, कौन कौन से एटम्स में या सॉरी कौन कौन से न्यूक्लियस हमारे स्टेबल होंगे और वो किस रेंज में उनका मास नंबर होना चाहिए। तो मास नंबर देख के भी हम बता सकते हैं कि ये स्टेबिलिटी की रेंज में आ रहा है या बाहर जा रहा है। इसी से फिर हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो फ्यूजन इस वाली रेंज में होगा, ये जुड़ के लगभग इस रेंज के न्यूक्लियस में आ जाएंगे। फ्यूजन किस रेंज में होगा, इन वालों में, ये टूट जाएंगे दो लगभग इक्वल में और ये फिर इस रेंज में आना चाहेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारी डिसाइड करती है कौन सी घटना होगी। और ये समझ में बात। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, हमारा एक न्यूक्लियस एक्स, ये सारे उतार लिए तुमने, चलो जल्दी उतार लो। हमारा एक न्यूक्लियस एक्स चेंज हो रहा है वाई में, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स इज 100 और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई इज 120। जब हमारी बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बनने में बढ़े, इंक्रीज होती हुई दिखाई दे, तो वो हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। जो हमारा दूसरा निकल के आया उधर, वो हमारा स्टेबल न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होगा। और अगर बाइंडिंग एनर्जी घटती हुई दिखाई दे तो उस स्थिति में, अच्छा और एक और बात बताओ, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 120 है, किसने एनर्जी को गेन किया या रिलीज किया, दो ही बातों से क्या, ये तो गेन या तो रिलीज। कुछ लोग गेन क्या देंगे, कुछ लोग रिलीज क्या देंगे, बात तो वही रहेगी। अगर गेन किया तो क्यों किया, कम कम कहाँ दिख रही है, 120 दिख रही नहीं, हमारे पास दो, एक्स वाई में कन्वर्ट हुआ, जो हमारा एक्स न्यूक्लियस था वो वाई में कन्वर्ट हुआ, उसकी पहले 100 मिलियन सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी और बाद में 120 हुई, तो उसने एनर्जी गेन की या रिलीज की। जब ये बना होगा, मुझे ये बताओ, जब ये बना होगा अपने कंपोनेंट से मिलके, तो इसने एनर्जी गेन की थी या रिलीज की थी, गेन की। अच्छा, सेम ही तो प्रोसेस रहेगा भाई। अभी मैंने तुम्हें बताया था मास डिफेक्ट आया था ना हमारा, मास डिफेक्ट आया था जब न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और अगर हम न्यूक्लियस को एनर्जी दें तब वो क्या करता है, और अपने कंपोनेंट में टूट जाता है। जितना मास डिफेक्ट होगा उतनी तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करेगा वो। तो यहाँ इसने 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज की थी जब ये बना था न्यूक्लियस, अपने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से जब ये मिलके हमने एक्स बनाया था, तो वही तो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना जो रिलीज होती है। अब इससे वाई बना तो 120 मिलियन इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी
20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा रिलीज करी इसने, इसीलिए इंक्रीज हुई। रिलीज यहाँ पे रिलीज एनर्जी आती है, जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है वो रिलीज है, रिलीज करता है। अगर उतनी हम उसको दे देंगे, अगर वो गेन करेगा तो टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ से ज्यादा रिलीज करे इसलिए ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ से दिख रही है बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती हुई, तो इसका मतलब क्या है, वो मोर स्टेबल है, उसने और ज्यादा रिलीज किया है। आगे समझ में बात। अब न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन रह गया भाई, बस इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, कुछ इसके क्वेश्चन सोल्व करके ये हमारा खत्म हो जाएगा मंडे को। मंडे को इसका लास्ट रहेगा, तो आप सब लोग आए, उस वाले लेक्चर को मिस मत करें, और टाइम 9 बजे से, है ना। अब सब बच्चे सुबह 9 बजे आएंगे। कल तो संडे है, कल संडे है, मंडे से नेक्स्ट पूरा वीक। अब मुझे एक बात और बताओ, आपके जो टॉपिक्स छूटे हुए हैं उनमें से आप कौन से टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं? कौन से टॉपिक छूटे हुए हैं ये पता है? नहीं पता। नहीं, 10 ही तो उन्होंने मुझे टॉपिक दिए, 10 दिए हैं जो तुम्हारी नई वेब तक। हाँ वो टॉपिक नहीं है, चैप्टर है मैम, मैंने लिखा। हाँ वो चैप्टर वही तो तुम्हारे पास है, वो लिखे हुए। नहीं वो तो एक ही पेज पे लिखी, तो मैम को सर को देता है। हमारे पास अगर आपने अपना सिलेबस देखा, इस बार आपका सिलेबस ना कम हुआ है बेटा। हाँ जैसे इसमें इस वाले में हमारा न्यूक्लियाई में रेडियोएक्टिव पूरा हटा दिया, रेडियोएक्टिव तो में से कुछ नहीं आएगा, इसलिए उसको मत पढ़े। पहले आप अपना सिलेबस देख लें, रेडियो जो इन बच्चों ने पिछले साल भी पढ़ा होगा, तो वो सेम नोट से इस बार तैयारी ना करें, क्योंकि इस बार आपके कुछ टॉपिक हट गए हैं। हाँ इसलिए हमने एक बार सिलेबस जरूर चेक कर लेना। चलो फिर जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा मैं वही नया टॉपिक शुरू करूंगी, और तुम सोच के आना, मंडे तो यही है ना लास्ट, मंडे हमारे एटम एंड न्यूक्लियाई लास्ट हो जाए।